नमस्कार प्यारे दर्शकों, आप सभी का दिल से स्वागत है हमारे चैनल डी के मोटिवेशन में। क्या कभी आपने किसी कौवे को सच बोलते सुना है? सूखे से कराहते एक राज्य में जब ज्योतिषियों के मंत्र भी बांध नहीं खोल पाए, तब किले की मुंडेर पर बैठा एक काला मेहमान रानी के कान में वह राज फुसफुसाता है जिसने पूरी किस्मत मोड़ दी। यह कहानी है रानी प्रज्ञावती की, जो आस्था नहीं सबूत सुनती है, और नेत्रक नाम के एक कौवे की, जिसकी आंखें उन रास्तों तक जाती हैं जहां इंसानी लालच पानी का रुख मोड़ देता है। तो आइए देखें कैसे एक छोटी सी आवाज बड़े महलों की दीवारों के पार गूंज बन जाती है। बरसों से सूखा पड़ा था। राजमहल के आंगन में फव्वारा सूख चुका था और जनता की आंखों में प्यास तैरती थी। रानी प्रज्ञावती हर रोज प्रार्थना करती, पर बादल जैसे रूठ गए थे। एक शाम वह किले की मुंडेर पर अकेली खड़ी थी कि तभी एक काला कौवा पास आ बैठा। निर्भीक, चमकती आंखें, टेढ़ी चोंच। महारानी, उसने बिल्कुल साफ बोली में कहा, मैं नेत्रक हूं, आकाश का भटके हुए रास्तों का दूत। तुम्हारे राज्य की प्यास का सच मैं जानता हूं। रानी चौंकी। कौवा बोल रहा है, पर उसके स्वर में किसी बूढ़े ज्ञानी की धीरता थी। अगर तुम सच जानते हो बताओ, रानी बोली। मेरे लोगों की प्यास मेरी नींद छीन लेती है। कौवे ने पंख फड़फड़ाए। सच वही नहीं जो ज्योतिषी कह रहे कि देवता रूठे हैं। पानी का रास्ता किसी ने बांधा है। मैं 7 रातों से उत्तर पश्चिम की घाटी पर पहरा दे रहा हूं। वहां नया बांध बना है, चुपचाप, बिना फरमान, तुम्हारी सीमा के भीतर, पर तुम्हारे नाम से नहीं। मुंडेर के नीचे ड्योढ़ी की मशालें सुलग रही थीं। हवाओं में चूना और धूल की बोहनी घुली थी। रानी ने गहरी सांस ली, जैसे सूखी धरती के भीतर छिपी हुई किसी नमी को टटोल रही हो। किसने बांधा? उसके शब्द कसकर निकले। और किस हिम्मत से मेरे नाम के बिना? नेत्रक ने गर्दन दाईं ओर झुकाई, फिर आसमान की ओर देखा, जहां सांझ का जामुनी रंग रात के काले में घुल रहा था। नाम आकाश नहीं लेता महारानी, वह बोला, सबूत लेता है। मैंने पहरे की चालें देखी। तीसरे पहर 2 आदमी बदलते हैं। उनके कदम भारी हैं, जूतों पर कीचड़ चिपका होता है, पर घाटी में तो सूखा है। कीचड़ वहीं बनता है जहां पानी रोका गया हो। रानी ने अनायास उसकी टांगों की ओर देखा। काले नखों के बीच सूखी हल्की सी मिट्टी फंसी थी, जैसे दूर की किसी नमी का प्रमाण। तुम मुझसे क्या चाहते हो? रानी ने पूछा। बस इतना, नेत्रक बोला, कि तुम आंखों से देखो, कानों से नहीं। देवताओं के नाम पर जो धुआं उठ रहा है, उसके पीछे पत्थरों पर किसी की निजी मोहरें दबी हैं। अगर तुम चलोगी, मैं राह दिखाऊंगा। किले की प्रतीक ध्वजा हवा में डीली सी फहराई। नीचे चौक में 2 सिपाही पहरा बदल रहे थे। रानी की निगाहें मुंडेर से बहुत दूर उस दिशा में टिक गईं जहां नेत्रक ने संकेत किया था। उत्तर पश्चिम की तिरछी खोहें, सूखी नदी की पुरानी लकीर और उससे आगे की छुपी हुई घाटी। उसके मन में बचपन की एक सूखी खड़खड़ाहट उठी। दादी की बात, पानी की राह को बंद मत करना। नदी की सांस घुटे तो राज की भी घुटती है। अगर यह सच निकला, रानी ने धीमे धीमे कहा, तो पत्थरों की भी जवाबदेही तय होगी। नेत्रक हल्का सा हंसा, आवाज कंकड़ों की तरह महीन। पानी की चोरी में पत्थर भी बोलते हैं। उन पर जो निशान पड़ते हैं, वे मनुष्यों से ज्यादा सच कहते हैं। मौन का एक छोटा सा टुकड़ा दोनों के बीच आकर बैठ गया। दूर कहीं मंदिर की घंटी बजी। सूखी हवा में उसका स्वर भी पतला सा लग रहा था। रानी ने मुंडेर से नीचे झांका। रखवालों की परछाइयां लंबी हो चली थीं। यह बात अभी मेरे और तुम्हारे बीच रहे, उसने ठहर ठहर कर कहा। दरबार में शब्द पंख लगा लेते हैं। मैं चाहती हूं पहले पंखों से नहीं, आंखों से सच देखूं। तभी तो मैं आया हूं, नेत्रक ने पंख समेटते हुए कहा। आज रात 3 प्रहर पश्चिमी फाटक खुलवाओ। 2 सवार पर्याप्त होंगे, जो कम बोलें और ज्यादा देखें। मैं आगे आगे उड़ूंगा। जहां मैं 3 बार चक्कर काटूं, समझना, नीचे निशान है। रानी ने सिर हिलाया। मन के भीतर कोई कठोर ठंडक पिघलने लगी, जैसे अंधेरे में किसी ने दूर से पानी का नाम लिया हो। और अगर यह किसी अपने का काम निकला? उसकी आंखों में क्षण भर के लिए आग चमकी। तो न्याय की चोंच अपनापन नहीं देखती, नेत्रक बोला। वह बस सड़ा हुआ हिस्सा चुनकर बाहर फेंक देती है ताकि शरीर बचा रहे। नीचे की ओर कदमों की आहट आई। प्रहरी ने सिर उठाया। महारानी, प्रज्ञावती ने स्वर साधा,
आज रात तीसरे पहर पश्चिमी फाटक पर मेरी सवारी तैयार रखो, खबर किसी और तक न जाए। जैसी आज्ञा। प्रहरी झुक गया और अंधेरे में उसकी परछाई विलीन हो गई। नेत्रक मुंडेर के किनारे किनारे टहल आया, जैसे रास्ते की नाप ले रहा हो। याद रखना, उसने अंतिम बार कहा, सच को देखने के लिए दीप की नहीं, दृष्टि की जरूरत होती है। दीप तो अक्सर वही जलाते हैं जो सच छुपाना चाहते हैं। रानी ने अपने कंधों पर चादर कस ली। ऊपर आकाश के बहुत भीतर किसी गूंज की तरह बादलों का दूर का गर्जन सुनाई दिया। न बारिश का वादा, बस ध्वनि। उसने नेत्र की ओर देखते हुए कहा, मैं चलूंगी, और अगर पानी सचमुच बांधा गया है तो वह आज नहीं, अभी से मेरे नाम का होगा, पर जनता के हक में। नेत्रक ने एक छोटी सी उड़ान भरी, फिर उसके सामने आकर ठहर गया, मानो सलाम। तब प्यास की आंखों में उम्मीद लौटेगी, उसने कहा, और काले परों पर सफेद रोशनी लग जाएगी। संध्या पूरी रात में ढल गई थी। किले की ऊंचाई पर खड़ी रानी प्रज्ञावती ने आखिरी बार सूखे फव्वारे की देहरी देखी, जैसे उससे वचन ले रही हो। फिर वह मुड़ी अगले प्रहर की यात्रा के लिए। नेत्रक ने दूर आसमान में एक तिरछा चमकता सा निशान खींचा और अंधेरे में विलुप्त हो गया। रानी ने दरबार सजाया। मंत्री बोले, एक पक्षी की बात पर सेना चल जाए, अक्लमंदी नहीं। पुरोहित बोला, देव यज्ञ करें, मेघ बरसेंगे। रानी ने धीमे से कहा, सच जहां से मिले मेरा कर्तव्य वहीं झुकेगा। रात घिरी तो पश्चिमी फाटक पर बस 2 भरोसेमंद सैनिक उपस्थित थे। बिरजू, जिसकी आंखें अंधेरे में भी रोशनी खोज लेती, और लक्ष्मी, राज अभिलेखागार की रखवाली करने वाली, जो पत्थरों और मुहरों की भाषा समझती थी। एक पुराना मानचित्र, 2 मशालें, रस्सी, मोम का टुकड़ा और एक खाली ताड़पत्र, इतना ही साथ था। नेत्रक आगे आगे उड़ता, जहां जमीन सूखी होती वहां नीचा गोता लगाकर धूल उड़ा देता, जैसे कह रहा हो, इधर देखो। किले की दीवारें पीछे छूटते ही घाटियों ने अपने काले सलेटी मोड़ खोल दिए। झाड़ियां खुरदरी थीं, सूखी नदियों के तल में दरारें सांप की खाल जैसी फटी हुई। रानी ने चलते चलते हथेली में वही बचपन की स्मृति महसूस की, जब अकाल के साल में उसने मां के साथ महल की छत से बाजरा फेंका था और भूखे काव्यों ने उसे घेर कर खाया था। जिस दिन मैं राजगद्दी पर बैठी, उसने मन ही मन दोहराया, मैंने वही वचन लिया था, पानी जनता का है। दूसरे पहर के बाद नेत्रक ने 3 छोटे छोटे चक्कर काटे। बिरजू ने झट से मशाल की लौ ढक दी। चांदनी में हल्की सी चमक और पत्थरों की कतार दिखी, जो स्वाभाविक चढ़ान के विरुद्ध नई लग रही थी। लक्ष्मी घुटनों के बल बैठ गई, उंगलियों से धूल हटाई। नीचे ताजा गाड़े की परत थी, उसके किनारे पर एक तिरछी रेखा और आधा अधूरा निशान, मानो किसी ने काम जल्दबाजी में रोका हो। यहीं से नाला मोड़ा गया है, उसने फुसफुसाकर कहा। रानी ने ढलान की ओर देखा। तलहटी में झाड़ियों के पीछे काले पानी की एक रेखा झिलमिला रही थी, जो जनता की नदी के पुराने पाट से अलग हटकर किसी और दिशा में फिसल रही थी। नेत्रक मुनियाबाई के पेड़ पर जा बैठा और एक सूखी टहनी चोंच में दबाकर नीचे गिरा दी। पेड़ के नीचे पांवों की रौंद बनी पगडंडी साफ उभर आई। वे पगडंडी के सहारे बढ़े। थोड़ी दूर पर एक कच्चा दारोगा छप्पर मिला, टाट का पर्दा, भीतर शामियाना के खूंटे और एक मोटा सा खाता बही। लक्ष्मी ने पन्ने पलटे, नील खर्रे से बनाई गई रेखाएं, जिन पर खानों के नंबर लिखे थे, खान 12, खान 15। कोनों पर लाल मोम के धब्बे जमे थे। उसने मोम का टुकड़ा गर्म किया, पत्थर पर बने आधे निशान पर रबिंग ली और ताड़पत्र पर उतार लिया। उभरी आकृति को देखकर उसकी सांस अटक गई। दीवान की निजी मुहर का शंख और शूल एक साथ उभर आया था। बस ऊपर का वलय टूटा हुआ था, जैसे काम छिप छिप कर रात में किया गया हो। बाहरी ओर लकड़ी के खंभों के सहारे एक अस्थाई बांस सेतु बनाया गया था। नीचे पत्थर के बीच तिरछा नाला कटान लिए बह रहा था, पतला पर तीव्र। बिरजू ने लाठी का सिरा डुबोया, फिर बाहर निकालकर सूंघा। खारेपन की हल्की गंध, उसने कहा। यह ऊपर की खानों से आया घुला हुआ गाद है, सामान्य नदी में यह नहीं होता। रानी चुप रही। उसका ध्यान पहरे की चालों पर था। नेत्रक दूर की ढलान पर गोल गोल उड़ने लगा, 3 चक्कर, फिर अचानक सीधा ऊपर उठा। लक्ष्मी समझ गई, फुसफुसाई, पहरा बदल रहा है। वे तीनों झाड़ियों के बीच दुबक गए। 2 आदमी गुजरे,
कंधों पर हथौड़े, जूतों पर ताजी कीचड़। एक ने कहा, दीवान जी ने कहा है 3 पहर तक नाला चौड़ा कर दो, वरना ऊपर के खेत पानी के बिना सूख जाएंगे। दूसरा हंसा, नीचे वाले सूखें तो क्या, ऊपर वालों की कीमत ज्यादा है। उनकी आवाजें रात में लुप्त हो गईं। रानी की उंगलियां अपनी कमरबंद में लगी छोटी राज मुद्रा पर टिक गईं, वही जिससे वह फरमानों पर मोहर करती थी। उसे पिता की आवाज याद आई, राज की मुहर वहां लगे जहां सबका अधिकार हो, जहां किसी एक की हवस लगे वहां ताला लगे। यह था उसका पुराना वचन जल और न्याय के प्रति। उसने एक लंबी सांस ली, जैसे भीतर कोई निर्णय पक्का हो रहा हो। सबूत चाहिए, उसने धीमे पर सख्त स्वर में कहा। लक्ष्मी ने सिर हिलाया। खाता बही की यह पृष्ठ दर्ज, मोहर की रबिंग और नाले की ढाल का माप, 3 पर्याप्त प्रमाण। उसने ताड़पत्र पर कोयले से ढाल की रेखा खींची, ऊपर से नीचे को, जहां स्वाभाविक प्रवाह जनता की नदी की ओर जाना चाहिए था, वहां तिरछा मोड़ बना दिया गया था। देखिए, यह मोड़ कृत्रिम है। पत्थरों के जोड़, गारे की परत और बांस सेतु की दिशा सब बताती है। नेत्रक नीचे आया। सूखे पत्ते के बीच से एक पतली डोरी की किरच बाहर खींच लाया, किसी बोरे का झूठा। लक्ष्मी मुस्कुराई। माल सामान ऊपर की खदानों तक जा रहा है, यही झूठ डोरी वहां के गोदामों में मिलती है। बिरजू ने पहाड़ी मिट्टी की एक छोटी डली उठाई। उसमें एक जूते की एड़ी के कीलों का पैटर्न था, और यह निशान दरबार के फाटक पर पहरा देने वाली दस्ते के जूतों से मेल खाते हैं। उसने कहा, यह कोई बाहरी सेना नहीं। चांद बादलों में छिपा तो अंधेरा और घना हो गया। रानी ने फुसफुसाकर कहा, बांध का एक सिरा कहां है? नेत्रक ने दूर एक ढलान की तरफ चोंच उठाई। वे उस ओर बढ़े। पत्थरों की बड़ी दीवार अर्धचंद्राकार खड़ी थी। उसके पीछे पानी स्तब्ध, मानो सांस रोके। नीचे की ओर एक पतली सुरंग लकड़ी से ढकी, जिस पर मिट्टी का लेप किया गया था, नाले में पानी छोड़ रही थी। लक्ष्मी ने लकड़ी पर चाकू की नोक घुमाई। नीचे से ताजा सागौन की महक उठी। नया काम, उसने कहा, और जल्दबाजी में। रानी ने अपने कमरबंद से धातु का छोटा सीसा तुल्ला निकाला, जो उसे राजगुरु ने दिया था, प्रवाह की ढाल नापने के लिए। उन्होंने नाले के आरंभ और अंत का स्तर मापा। संख्याएं ताड़पत्र पर दर्ज हो गईं। सबूत की प्राकृतिक बहाव को जानबूझकर मोड़ा गया था। अचानक दूर से कुत्ते की भौंक सुनाई दी। बिरजू ने मशाल की लौ और भी दबा दी। चलना होगा, उसने फुसफुसाया। रानी ने चारों ओर आखिरी नजर दौड़ाई। दीवार, सुरंग, नाला, झूठ डोरी, खाताबही, मोहर की रबिंग, सब उसके मन में किसी मुकद्दमे की पेशी की तरह क्रमवार रखे जा चुके थे। नेत्रक, उसने कहा, आज रात से इस जगह पर तुम्हारा पहरा रहेगा। 3 पहर के बाद जो भी आवाज आई हो, पैटर्न याद रखो। किस दिशा से कितने लोग आते हैं, कितनी बार पत्थर गिरते हैं। नेत्रक ने हल्का सा कांव किया, मानो हुक्म कह रहा हो, और ऊपर उड़कर अंधेरे में घुल गया। वापसी के रास्ते में जब वे सूखी नदी के पुराने पाट से गुजर रहे थे, रानी ठिठकी। उसने रेत में अपनी उंगली से 2 लकीरें खींची। एक सीधी, जनता की नदी, दूसरी तिरछी, चोरी का नाला। फिर दोनों लकीरों को मिलाकर एक बड़े वृत्त में बदल दिया। पानी का चक्र जनता से कटेगा नहीं, उसने अपने आप से बुदबुदाया। यह मेरा पुराना वचन था, और आज की जांच उसे फिर से जीवित कर गई। किले के पश्चिमी फाटक पर सुबह का पहला उजाला लिपट रहा था जब वे लौटे। रानी ने पहरेदार से कहा, दीवान को सूर्योदय पर दरबार में बुलाया जाए। अभिलेखागार, शिल्पी और जल नक्शानवीस सब उपस्थित रहें। उसने ताड़पत्र, रबिंग और खाताबही का पृष्ठ अपनी छाती से लगाया। अब मामला आस्था का नहीं, प्रमाण का था। नेत्रक किले की कंगूरी पर आ बैठा। उसकी आंखों में उगते सूरज की चमक थी, जैसे कह रहा हो, अब सच बोलने को तैयार है। सुबह होते ही किले का आंगन खुला दरबार बन गया। एक ओर जल नक्शानवीस, शिल्पी और अभिलेखपाल खड़े थे। दूसरी ओर बिरजू और लक्ष्मी, जिनके हाथों में रात की जांच के ताड़पत्र, रबिंग और खाताबही थी। बीचों बीच नक्काशीदार पत्थर, जिन पर दीवान की निजी मुहर, शंख और शूल स्पष्ट उभरी थी। रानी प्रज्ञावती ने एक एक वस्तु की ओर इशारा करते हुए कहा, राज्य की नदियां और राज्य की प्रजा की है, इन्हें बेचने का हक किसी को नहीं। दीवान ने पहले हकलाकर कहा, महारानी, यह तो सूखे से बचाव का उपाय था।
लक्ष्मी आगे बढ़ी, ताड़पत्र खोल दिया। यह ढाल का माप, यह तिरछे नाले का रेखांकन और यह रबिंग सब बताते हैं कि पानी निजी खेतों की ओर मोड़ा गया। बिरजू ने उन 2 पहरेदारों के बयानों की लिखित प्रति रख दी, जिनकी बातें रात में सुनी गई थीं। रानी ने शांत स्वर में पूछा, क्या यह मुहर तुम्हारी है? चुप्पी छा गई। नेत्रक ऊपर की कंगूरी पर आकर बैठ गया। उसकी आंखें उतनी ही धारदार थीं जितना सवाल। अंततः दीवान की आवाज टूट गई, हां महारानी, पर मैंने राज्य का ही हित वह होता है, रानी ने बात काटी, जो सबसे नीचे वाले तक पहुंचे, जो ऊपर के खेतों को सींचकर नीचे की प्यास बढ़ाए, वह चोरी है। फरमान तत्क्षण सुनाया गया। दीवान पदच्युत, उसकी निजी जमीनें और गैरकानूनी कमाई जन जल कोष में निहित। राजद्रोह की धारा में अपराध दर्ज। साथ ही जीवन भर के लिए पानी पर किसी भी निर्णय से दूर रखा जाएगा। रानी ने जोड़ा, तुम दंड भुगतोगे और सार्वजनिक श्रम में सूखे गांवों के कुएं फिर से खोदने में हाथ लगाओगे, ताकि समझो कि एक घड़े की कीमत क्या होती है। उस दिन दोपहर से पहले ही घाटी में काम शुरू हो गया। शिल्पियों ने बांध के गैर कानूनी हिस्से पर लाल निशान लगाए। यहीं से खोलना है ताकि नीचे की बस्तियों को झटका न लगे। रस्सियां तानी गईं, वेज पत्थरों पर हथौड़े की संभली चोट पड़ी। पहाड़ों में ठक ठक गूंजी। फिर एक लंबी सांस जैसी आवाज। जमा हुआ पानी धीरे धीरे पुरानी कछाओं की ओर उतरने लगा। पहले एक पतली रेखा, फिर धार, फिर फेनिल लकीरें। लक्ष्मी ने स्तर छड़ी से प्रवाह नापा। सुरक्षित है, वह मुस्कुराई। गांव के लोग किनारों पर खड़े देखते रहे। किसी ने अपनी पीतल की लोटी भरकर माथे से लगाई, किसी बूढ़े ने मिट्टी को छुआ और आंसू पोंछे। बच्चे हंसते हुए नाले में पैर डुबोने लगे। शाम ढलते ढलते राजमहल के सूखे फव्वारे ने हिचकते हिचकते 2 बार सांस ली। फिर पानी ने मुंह खोला और एक झरना उठ खड़ा हुआ। किले के परकोटे पर ढोल बजे। पहली बार ध्वनि नहीं, भीगने की खुशबू हवा में थी। संध्या दरबार में रानी ने जल फरमान लिखवाया। 1. जन जल सिद्धांत। राज्य की हर नदी नाला, झरना और सरोवर सार्वजनिक संपदा, निजी मोड़ या रोक राजद्रोह। 2. पानी पंचायत। हर परगना में 5 सदस्य, 1 जल नक्शानवीस, 1 शिल्पी, 2 किसानों के प्रतिनिधि और 1 स्त्री सदस्य जो हर ऋतु प्रवाह का लेखा दे। 3. मुक्त नक्शे। सारे जल मार्ग महफूज नक्शों में सार्वजनिक हों, हर नागरिक उन्हें पढ़ सके, किसी पर ताला नहीं। 4. तट वृक्ष और आंचल बंद, नदी किनारे वृक्षारोपण और कटान पर रोक। नई नहरें तभी जब 3 पंचायतें और राज अभिलेखागार सहमति दें। 5. जल दिवस। हर वर्ष वर्षा ऋतु से पहले, महल से पहले गांवों के कुएं भरे जाएं। फुहार का पहला दाना खेत और आखिरी घड़ा प्यासे के घर। फरमान पर रानी ने अपनी राज मुद्रा रखी और उसके ऊपर नेत्रक का एक काला पंख आकर गिरा। अभिलेखपाल ने मुस्कुराकर कहा, आज से यह भी मुहर का हिस्सा माना जाएगा, ताकि हर फरमान हमें याद दिलाए कि आंखें खुली रहें। रात घिर आई। रानी महल की सीढ़ियों पर उतरी तो फव्वारे की बूंदें उसके हाथों पर टिकीं। उसने ऊपर देखा, कंगूरी पर नेत्रक स्थिर था। नेत्रक, रानी ने हाथ जोड़कर कहा, आज मेरे राज्य ने तुम्हारी आंखों से देखा। जो सबसे छोटा लगता है वही कभी कभी सबसे बड़ा सत्य बताता है। कोवा बोला, जब शासक सुनना जानता है तो आकाश भी राह दिखाता है। पानी की भाषा में न्याय लिख दो, मेघ स्वयं पाठ पढ़ेंगे। उसने पंख फैलाए, एक चौड़ा गोल घेरा बनाया और दूर नीले आसमान में घुल गया। उस रात महल के लेखागार में जन जल कोष की पहली प्रविष्टि दर्ज हुई। दीवान की जमीनों की आमद और उससे बनने वाले 5 नए तालाबों की योजना। गांवों में लोग चौपाल पर जुटे। बीन बाजे नहीं, पर हंसी की स्वर लहरियां थीं। और अगली बरसात, हां, बादल आए, पर उससे पहले जो लौटा वह भरोसा था कि न्याय की आवाज कभी कभी एक कौवे के गले से भी निकल सकती है। और जब सत्ताधारी सुन लेते हैं तो सूखी धरती भी भीतर भीतर हरियाली बांध लेती है। बरसात लौट आई, पर उसके साथ एक नई परीक्षा भी। मेघ कई दिनों तक अटके रहे। नदी पुरानी सांसों से भरकर फूली और किनारों पर पानी चढ़ाया। पहाड़ी ढलानों से उतरता मटमैला प्रवाह रातों को घरों की देहरी तक आकर लौट जाता, जैसे चेतावनी दे रहा हो कि अगर राह न दी गई तो अगली लहर सब समेट ले जाएगी। सुबह सुबह ढोल की मध्यम थाप के साथ दरबार में खबर पहुंची, ऊपरी घाटियों में तेज बहाव है
और अगर समय रहते रास्ता न बनाया गया तो बस्तियां डूब सकती हैं। रानी ने बिना देर किए पानी पंचायत बुलाई। लक्ष्मी नक्शे लेकर आई। भीगे कागज की गंध कमरे में फैल गई और बिरजू टोह तहकीक के ताजा निशान लेकर पहुंचा। नेत्रक कंगूरी से उड़ा और नदी के उस पुराने मोड़ पर 3 चक्कर काटे जहां मैदान अपने आप चौड़ा होकर पानी का बोझ संभाल सकता था। बाढ़ की भाषा भी सुनो, उसने कांव में कहा। पानी को रोकना नहीं, रास्ता देना है। जैसे भीड़ को चौक से निकालते हो वैसे। शिल्पियों ने फौरन राह मुक्ति का काम शुरू किया। पुरानी बहाव पट्टी पर जमी कांटेदार झाड़ियां काटी गईं। कड़ी मिट्टी को फावड़ों से ढीला किया गया और तट के कमजोर हिस्सों पर बेंत की टोकरियों में पत्थर भरकर छोटे छोटे पकड़ बांधे गए ताकि कटान न बढ़े। 2 अस्थायी स्पिल चैनल खोले गए, ऐसे कि अतिरिक्त पानी पहले वहीं मुड़े फिर संभलकर पुरानी कछाओं में समा जाए। गांव के छोर पर कुदालों से छोटे छोटे रिचार्ज ताल खोदे गए। गीली मिट्टी की भीनी महक उठी, जैसे धरती खुद प्यासा मुंह खोलकर पानी पीना चाहती हो। लक्ष्मी ने स्तर छड़ी नदी में डुबोकर आंकड़े लिए, फिर रानी की तरफ सिर उठाकर बोली, यहां 6 उंगली उतारिए, उधर 4 उंगली उठाइए तो दबाव बस्तियों की तरफ नहीं जाएगा। बिरजू ने लोगों की टोली को समझाया, दीवार नहीं, मार्ग बनाओ। मेढ़े ऐसे मोड़ो कि पानी पहले तालों में ठहरे, फिर धीरे धीरे आगे बढ़े। तेजी से भागते पानी को बस थोड़ी देर के लिए बैठाना है। उसकी बात सरल थी और काम तुरंत समझ में आने वाला। औरों के साथ बच्चे भी कतार में लग गए, कांटेदार झाड़ियां हटाते, पत्थर थामते, जैसे बाढ़ से लड़ना नहीं, उससे दोस्ती करना सीख रहे हों। दोपहर तक आकाश में धुएं सा नीला खुलने लगा। दूर की पहाड़ियों से आती गरज की आवाज धीमी पड़ी। स्पिल चैनलों में फेनिल धारियां हंसती हुई दौड़ीं और तालों में उतरकर ठहर गईं। नदी ने चौड़े कंधे पाए, अपनी क्रोधी लय को खालिस ताकत में बदला और गांव सूखे पैरों से खड़े रहे। किसी ने अपनी दहलीज पर दिया रखा, किसी ने बूढ़ी अम्मा के पैर छुए। आज पानी हमसे नाराज नहीं हुआ, वे हौले से बोली, क्योंकि हमने उसे बांधा नहीं, समझाया है। सांझ पड़ते ही रानी फव्वारे के पास आ खड़ी हुई। बूंदें हवा में हल्की हल्की उछल रही थीं। उसके हाथों पर आ टिकती और टूट जाती। जिस दिन हमने पानी का अधिकार स्वीकार किया, उसने धीरे से कहा, उसी दिन उसकी जिम्मेदारी भी हमारी हुई। यह नदियां हमारे लिए नहीं, हम इनके लिए हैं। उस रात राजलेखागार में दीपक जला। ताड़पत्र को सपाट किया गया। स्याही के कटोरे में कालिख और नील मिलाई गई। रानी ने कलम उठाई और जल फरमान के नीचे एक नई पंक्ति जोड़ दी, सूखे में बांट, बाढ़ में राह। पानी रोको नहीं, संजो, और जहां जरूरत हो उसे आगे बढ़ने दो। शब्द लिखते ही कमरे में एक सघन शांति छा गई, जैसे अक्षरों ने अपने अर्थों को दीवारों पर टांक दिया हो। अभिलेखपाल ने फरमान ऊंची आवाज में पढ़कर सुनाया। किसानों का प्रतिनिधि सिर झुकाए खड़ा रहा और फिर बोला, महारानी, अब हमारे बच्चे पानी की बोली पढ़ेंगे। नेत्रक कंगूरी पर लौट आया। उसकी काली देह पर दीपक की लौ एक पतली रेखा सी फैल गई। रानी ने मुस्कुराकर पूछा, अब? कोवा एक पल उसके सामने ठहरा, आंखों में नदी का धीमा बहाव। अब राज्य सिर्फ प्यास बुझाना नहीं जानता, वह पानी की बोली समझता है। जब जनता सुनती है तो नदी भी आशीर्वाद बन जाती है। याद रखना, अगली परीक्षा हमेशा अगले मौसम की आड़ में आती है, पर जिसने नियम बना लिए उसे मौसम डराते नहीं, सिखाते हैं। सुबह जल दिवस पर चौपाल सज गई। बच्चों के हाथों में छोटे छोटे घड़े थे। पहला घड़ा गांव के कुएं में उंडेला गया। पानी की सतह पर लहरें बनी और भीतर से एक ठंडी हवा सी ऊपर उठी। आखिरी घड़ा खेत की मेंढों पर सावधानी से डाला गया। मिट्टी ने उसे सोख लिया, जैसे साल भर का भरोसा पी लिया हो। दीवान, जो अब सार्वजनिक श्रम में लगा था, भी कंधे पर टोकरी ढोता दिखा। उसके माथे का पसीना और आंखों की नमी मिलकर एक सच्ची शिकस्त की कहानी कह रहे थे। एक बच्चा आगे बढ़ा और उसे लौटा थमाते हुए बोला, यह पानी सबका है। वह व्यक्ति कुछ बोल न सका, बस लौटा दोनों हाथों से पकड़कर पी गया। दिन चढ़ा तो ढोल की 3 थापें सुनाई दी, संकेत कि प्रवाह सामान्य है। औरतें किनारे किनारे बीजों की पोटलियां बांधती चलीं। जहां कल स्पिल चैनल खोले गए थे, वहां आज पेड़ों के लिए गड्ढे तैयार किए जा रहे थे, नीम, करंज और भैरों, ताकि किनारे मजबूत रहें और छाया लौटे।
नदी के ऊपर हवा में मछलियों की हल्की छलांगें दिखीं, जैसे पानी भी अपना उत्सव मना रहा हो। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको सोचने पर मजबूर करती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि अगली ऐसी कहानियां आप मिस न करें।